नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी देश को बताए आखिर कब कराएंगे जनगणना। 14 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से हो रहे हैं वंचित। कांग्रेस ने यहां पर कर दिया है बड़ा दावा। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने 2027 को लेकर के कर दिया बड़ी भविष्यवाणी, बढ़ा दिया योगी और मोदी की टेंशन। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में जीत से गदगद कांग्रेस 11 से 15 जून तक राज्य में निकालेंगे धन्यवाद यात्रा, पहुंचेगी राहुल गांधी प्रियंका गांधी का संदेश। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह को ना दिया जाए गृह मंत्री का पद, शिवसेना ने बता डाला टीडीपी की आखिर क्या है मांगे। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आगे आगे देखिए होता है क्या, सुरेश गोपी के इस्तीफे की अटकलों पर कांग्रेस का तंज। तो दोस्तों यहां पर खेल अभी बाकी है। एनडीए ने सरकार तो बना ली है, लेकिन किसी भी वक्त बड़ा खेल हो सकता है और भाजपा की सरकार गिर सकती है। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एनडीए की सरकार कितनी साल चलेगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। मोदी देश को बताए आखिर कब कराएंगे जनगणना। 14 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभ से हो रहे हैं वंचित, कांग्रेस का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यहां पर जनगणना को लेकर के कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि केंद्र सरकार हर 10 साल में सार्वजनिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक देशव्यापी जनगणना करवाती है। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जनगणना 2021 में होना था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे अब तक नहीं करवाया है। 2021 में जनगणना न होने का एक दुष्परिणाम यह है कि कम से कम 14 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर जनगणना कराने की मांग कांग्रेस कर रही है और कह रही है कि जो जनगणना 2021 में हुआ था वो अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कराया। उन्होंने कहा कि 1/3 प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द देश को बताना होगा कि अपडेट जनगणना कब कराई जाएगी। और यहाँ पर 1951 से 10 किया जनगणना ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या पर डेटा दिया है और अपडेटेड जनगणना में ओबीसी के रूप में वर्गीकृत समुदाय की जनसंख्या पर भी डेटा दिया जाना चाहिए। ऐसा होने से हमारे गणतंत्र के संविधान में निहित सामाजिक न्याय को सही अर्थ मिलेगा। और संविधान को हाल ही में देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी और उनके चीयर लीडर्स और उनके लिए ढोल पीटने वालों के लिए यह बचाया है। तो दोस्तों यहां पर बड़ा प्रश्न उठा दिया है कांग्रेस पार्टी ने, जयराम रमेश ने, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर, और कहा है कि जो 2021 में ही जनगणना इस देश में होना था, आखिरकार 2024 तक भी उस जनगणना को प्रधानमंत्री मोदी ने रोका क्यों है? आखिरकार ये जनगणना कराते क्यों नहीं? क्योंकि अगर जनगणना होगा नहीं तो सामाजिक और आर्थिक विकास ये देश करेगा कैसे? तो दोस्तों एक बड़ा प्रश्न भारत यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर उठा दिया। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने 2027 को लेकर के कर दिया बड़ा भविष्यवाणी, बढ़ा रहे योगी मोदी की टेंशन। जी हां दोस्तों, यहां पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया है। सपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सपा के इस प्रदर्शन के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव उत्साहित नजर आए जब उन्होंने 2027 को लेकर ऐसा दावा किया है जो पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की टेंशन और बढ़ा सकता है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में जनता का भरोसा भाजपा सरकार खो चुकी है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के सभी समाज के लोग मिलकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताने में लगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की समाज को बांटने की राजनीति को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। सपा अध्यक्ष ने पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी एनडीए सरकार को लेकर के भी निशाना साधा। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि यह अधर में लटकी सरकार है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, आधार में जो अटकी हुई हो वह कोई सरकार नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 लाइनें अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है। और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। इसका झूठ और लूट जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम संविधान और लोकतंत्र की जीत होगी। और दोस्तों तो यहाँ पर हो गया है बड़ा खेल और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि ऊपर से जुड़ी कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं। जी हाँ दोस्तों, एनडीए सरकार को कहा है इन्होंने, अखिलेश यादव ने, कि इनके कोई नीचे आधार नहीं और ऊपर से कोई जुड़ी तार नहीं। आधार में जो अटकी हुई हो
तो वो कोई सरकार नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ अखिलेश यादव का कहना है कि जो सरकार अधर में लटकी हुई हो, जो सरकार कभी भी गिर सकती हो, वो कोई सरकार नहीं होती है, वो सिर्फ गठबंधन के यहाँ पर बंटवारे की सरकार होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा और साफ साफ कह दिया है कि ये अधर में अटकी सरकार है और एनडीए को कभी भी एनडीए की सरकार को गिरा करके केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जा सकती है। और 2027 में जब यूपी के विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ आएगी, जिसको सुन करके योगी आदित्यनाथ और भाजपा के बड़े नेता मोदी को यहां पर बड़ा झटका लगा। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में जीत से गदगद कांग्रेस, 11 से 15 जून तक राज्य में निकलेगी धन्यवाद यात्रा, पहुंचेंगी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह राज्य के सभी 403 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 से 15 जून तक धन्यवाद यात्रा निकालेगी। यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता के शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संदेश जनता तक पहुंचाएगी और यात्रा के दौरान विभिन्न समुदाय के लोगों को संविधान के प्रति देकर सम्मानित किया जाएगा। और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 6 पर जीत हासिल की, जबकि उनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है और दोनों पार्टी ने भाजपा को पछाड़ दिया है, जो 33 सीटों में कामयाब रही है। तो दोस्तों जहां भाजपा 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में बार बार कह रही थी अब की बार 80 में से 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है, वहां पर इंडिया गठबंधन ने बड़ा खेल कर दिया है और यहां पर समाजवादी पार्टी ने अकेले बड़ा खेल कर दिया और 37 सीटें जीत गई, जिसको देख करके भाजपाइयों की उत्तर प्रदेश में नींद उड़ गई है। और जहां भाजपा बार बार कह रही थी अब की बार यहां पर 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा जीतने जा रही है, वहां पर 33 सीटों में सिमट के रह गई। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप अयोध्या की सीट अगर देखें लोकसभा की, तो जहां पर भाजपा बार बार कह रही थी राम मंदिर का मुद्दा उठाने की कोशिश पूरे देश में कर रही थी, जिस राम मंदिर के मुद्दे से जीतने जा रही थी भाजपा, उस राम मंदिर के लोकेशन मतलब अयोध्या में ही भाजपा को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है और यहां पर अयोध्या से भी भाजपा बुरी तरीके से हार गई है। और दोस्तों सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा है बड़ा झटका और इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में कर दिया बड़ा खेल, जिसको देख करके आप विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। अमित शाह को ना दिया जाए गृह मंत्रालय, शिवसेना ने बताई टीडीपी की मांग। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके अलावा उनके साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है। इसी बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में भाजपा पर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, सामना में एडिटोरियल में भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि बहुमत खो चुकी भाजपा ने एनडीए का दामन थाम कर सरकार बना लिया है। वही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के कई सवाल उठाए गए हैं और सामना के एडिटोरियल में यहाँ पर लिखा गया है कि तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों को शामिल किया गया है, लेकिन तेलुगु देशम की 2 मुख्य मांगे हैं। इसके एक अहम मांग यह है कि अमित शाह के पास गृह मंत्रालय नहीं होना चाहिए और लोकसभा में स्पीकर का पद तेलुगु देशम के साथ रहे। यह दोनों मांग मोदी के नाक कान काटने जैसी है और तेलुगु देशम को यह डर स्वाभाविक है कि सरकार स्थापित होते ही अमित शाह अपना पुराना खेल शुरू कर देगा और सांसद यहाँ पर बड़ा खेल कर देंगे। तो दोस्तों सांसद में तेलुगु देशम पार्टी को नष्ट कर देंगे, यही डर नीतीश कुमार को भी है, इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता ही लोकसभा का स्पीकर हो, ऐसी मांग जोरों में है। इसका मतलब यह है कि नई सरकार अविश्वास के आधार पर बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हो रहा है बड़ा खेल और अमित शाह को ना दिया जाए गृह मंत्री, शिवसेना ने बता दिया टीडीपी की मांग और कहा है कि अगर टीडीपी के मांग को भाजपा ने पूरा नहीं किया तो ये भाजपा की सरकार के लिए खतरा होगा और अगर भाजपा ने बात मांग ली तो भाजपा के कान और आंख काटने वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अमित शाह को लेकर के टीडीपी बड़े एक्शन में और साफ साफ कह दिया है कि अमित शाह को ना मिले गृह मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप एक
स्पीकर और गृह मंत्रालय का पद टीडीपी ने मांगा है। अगर भाजपा ने ऐसा ना किया तो कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आगे देखिए होता है क्या, सुरेश गोपी के इस्तीफे की अटकलों पर कांग्रेस का तान। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि केरल के इकलौते भाजपा के सांसद सुरेश गोपी के इस्तीफे वाले बयान के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेह का बयान सामने आया है। सुप्रिया सुलेह ने कहा है कि यह देश के लोकतंत्र का माखौल है और जनता जवाब जरूर देगी। मंत्री पद और विभागों को लेकर के सुप्रिया सुलेह ने कहा कि आगे देखिए होता है क्या। केरल में भाजपा के सांसद सुरेश गोपी ने बीते रोज राष्ट्रपति भवन के समारोह में मंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने बयान दिया था कि वह कैबिनेट का हिस्सा नहीं बल्कि सांसद के रूप में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बताया गया था कि वह मंत्री पद की कोई इच्छा नहीं रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मंत्री पद की शपथ ले ली है और मंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद आखिर ऐसा क्या हो गया भाजपा में जो वो इस्तीफा देने की मांग रखने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक सांसद के रूप में काम करना चाहता हूं, मुझे मंत्री पद की कोई लालच नहीं है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि अभी उनके द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद वह मीडिया से बात करेंगे। बता दें कि सुरेश गोपी केरल में भाजपा से जीतने वाले पहले लोकसभा सांसद रहे और उन्होंने केरल की त्रिशूल सीट से चुनाव लड़ा और 75,000 वोटों से सीपीआई के उम्मीदवार को हराया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और सुप्रिया सुलेह ने कहा है कि आखिरकार भाजपा में ऐसा क्या हो रहा है जो इन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है और मंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ये इस्तीफे की बात कर रहे हैं। आखिरकार भाजपा में चल क्या रहा है। और यहाँ पर सुरेश गोपी ने कहा कि उनको कोई लालच नहीं है मंत्री पद का। क्या वो कहना चाहते हैं कि भाजपा को जितने को भी मंत्री पद मिलता है सबको मंत्री पद का लालच है? क्या वो जनता के काम करने के लिए तैयार नहीं है? क्या वो लालच के तौर पर मंत्री बन रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। मंत्री विश्वास सारंग को तत्काल गिरफ्तार करे सरकार। नरसिंह घोटाले को लेकर के भोपाल में यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, नरसिंह घोटाले के आरोपी को सजा दिलाने की मांग को लेकर के मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने भोपाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। युवा कार्यकर्ता मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करने जा रहे थे और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने न्यू मार्केट स्थित नान के पेट्रोल पंप के पास रोक लिया और इस दौरान प्रदर्शनकारी पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही कुछ कार्यकर्ता को हिरासत में भी लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन कर दिया है और मंत्री विश्वास सारंग को तत्काल गिरफ्तार करने की सरकार से मांग रख दी है। और नरसिंह घोटाले को लेकर के भोपाल में यहाँ पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो भाजपा की नींद उड़ा देने वाली है और साफ साफ का घोटाला हुआ है, इसका उत्तर भाजपा सरकार दे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी से मिलने आए पप्पू यादव नई सरकार को लेकर के कहा आरएसएस नहीं चलेगा कि यहां पर सरकार चले। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय जीतकर सांसद बने पप्पू यादव ने सोमवार को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। पप्पू यादव ने इस मुलाकात को लेकर के कहा कि बिहार के चुनाव परिणाम पर उन्हें चर्चा की है और उधर प्रियंका गांधी से मुलाकात की तस्वीर पप्पू यादव ने एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि देश और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। एक ही संकल्प है, इस बार 100 पार और अगली बार कांग्रेस बहुमत पार बनना है और एनडीए गठबंधन की मजबूत सरकार वंचितों गरीबों के नायक राहुल जी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर पप्पू यादव मिल चुके हैं प्रियंका गांधी से जो निर्दलीय जीते हैं बिहार से सांसद का चुनाव और भाजपा को इन्होंने यहाँ पर दे दिया है बड़ा झटका। और प्रियंका गांधी से मिल करके इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब की बार 100 पार करेंगे विधानसभा में और वापस बनेगी इंडिया गठबंधन की विधानसभा में इंडिया गठबंधन की सरकार। तो दोस्तों यहाँ पर से पहले पप्पू यादव ने केंद्र में बनी नई सरकार को लेकर के कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विशेष पैकेज मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस नहीं चाहेगा कि यह सरकार ठीक से चले। केंद्र को निशाने पर लेते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस मंत्रिमंडल के पास कोई विजन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेला हो गया। पप्पू यादव अब प्रियंका गांधी से जाकर मिल चुके हैं और वो एक निर्दलीय सांसद है और उन्होंने साफ कहा है कि कभी भी आरएसएस नहीं चाहेगा कि
एनडीए गठबंधन की सरकार चले तो ऐसा हो सकता है कि आरएसएस ही चाहे कि भाजपा की सरकार केंद्र से गिर जाए। तो दोस्तों यहां पर कभी भी बड़ा खेला हो सकता है। भाजपा ने सरकार बना तो लिया है गठजोड़ करके, लेकिन किसी भी वक्त बड़ा खेला हो सकता है और इंडिया गठबंधन किसी वक्त जो है वो भाजपा में सेंधमारी कर करके एनडीए के गठबंधन में सेंधमारी कर करके इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। जो विवादों में अमित मालविया, कांग्रेस बोली पद से हटाए भाजपा, बेहद गंभीर है आरोप। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया पर यौन शोषण के आरोप का एक मामला सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस के एक नेता ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले पर कांग्रेस की ओर से सुप्रिया सिनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया को तत्कालीन हटाने का मांग किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए सुप्रिया सिनेत ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 24 घंटे भी नहीं हुए कि भाजपा के लोगों के काले कारनामे एक बार फिर से शर्म से झुका रहे हैं सिर को। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है और भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालविया की कानूनी यहां पर टीम ने 8 जून को आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा को कानूनी नोटिस भेजा था। नोटिस में लिखा है, आरोप की प्रकृति बेहद आपत्तिजनक है क्योंकि वह मेरे मुकब्बिल पर कथित तौर पर किए गए यौन शोषण के झूठे आरोप लगाए गए हैं। यह मेरा ये गरिमा के लिए बेहद खराब बात है और इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों यहां पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमित मालविया पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्हें तुरंत उनके पद से हटा जाना चाहिए। और सुप्रिया सिनेत ने कहा कि संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा के बीजेपी आईटी सेल के सरगना अमित मालविया पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। शांतनु सिन्हा का कहना है कि अमित मालविया बंगाल के 5 स्टार होटलों में और भाजपा दफ्तर में महिलाओं का यौन शोषण करता था। तो दोस्तों यहां पर बड़ा गंभीर आरोप लग गया है भाजपा के यहां पर आईटी सेल के प्रमुख पे और अमित मालविया से जल्द इस्तीफा मांग लिया है कांग्रेस के बड़े नेता ने और कहा है ये कि गंदे कारनामे भाजपा के चेहरे सामने आ रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो यहां पर एनडीए गठबंधन कभी भी टूट जाएगी क्योंकि भाजपा के नेताओं का चरित्र सही नहीं है। दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार बनने से पहले ही नीतीश ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन, इस शर्तों के साथ दिया एनडीए को समर्थन। जी हां दोस्तों, यहां पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल जनता दल यूनाइटेड ने केंद्र में सरकार गठन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही कवायद के बीच सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए की जाने की मांग उठाई है। तो दोस्तों यहां पर अग्निपथ समीक्षा के लिए अग्निपथ योजना जो है उसकी समीक्षा के लिए मांग उठा दी है नीतीश कुमार ने और जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों और खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों यहां पर अग्निवीर योजना को लेकर के फिर से उठ गया बड़ा सवाल। यहां पर एनडीए ने सरकार तो बना लिया है लेकिन एनडीए के दल के बड़े नेता ने यहां पर उठा दिया है बड़ा प्रश्न और साफ साफ कहा है कि अग्निवीर योजना जो आप लेके आए थे उस पर समीक्षा बिठाएं क्योंकि अग्निपथ योजना जो था वो बिल्कुल गलत था और यहां पर वोटर जो है वो उससे नाराज हैं और अगर बिहार में चुनाव विधानसभा में होते हैं और एनडीए ने इसमें समीक्षा नहीं किया तो यहां पर विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने साल 2022 में 14 जून को सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी और कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने इस योजना का विरोध भी किया था और कुछ राज्यों में इसका विरोध में प्रदर्शन भी हुए थे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में अग्निपथ योजना को बड़ा मुद्दा भी बनाया था और इसी को लेकर के कहा यदि वह सत्ता में आते हैं तो इसे रद्द करेंगे और विपक्षी दलों के भारी विरोध का बावजूद भाजपा और उनके नेता इस योजना का बचाव करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब एनडीए के खुद के नेता ही हैं जो कह रहे हैं कि आप इस योजना पर यहाँ पर वापस चेक करिए और इसको हटाने का काम करिए, नहीं तो एनडीए और भाजपा की सरकार कभी भी गिराई जा सकती है। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या महाराष्ट्र में फिर होगा खेला? अजित गुट ने ठुकराया मोदी कैबिनेट का ऑफर, अब विधायकों के संपर्क में शरद पवार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने बीते दिन भाजपा यहाँ पर पीएम पद की शपथ ली और मोदी के साथ उनके पूरे कैबिनेट ने भी अपने पद की शपथ ली है और कैबिनेट में शामिल होने के लिए भाजपा ने अजित पवार गुट की एनसीपी को भी ऑफर दिया था जिससे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गया है कि अजित गुट के
यहाँ पर राज्य मंत्री का ऑफर था, लेकिन उन्होंने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि वह कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उन्हें यह उनका डिमोशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और महाराष्ट्र में हो सकता है बड़ा खेला और किसी भी वक्त जो है महाराष्ट्र की भी सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार यहाँ पर गिर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर अजीत को वापस शरद पवार में जाकर मिल जाता है और महाराष्ट्र में सरकार गिरा देता है तो भाजपा की केंद्र में भी किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और किसी भी वक्त किसी भी राज्य की भाजपा की सरकार गिर सकती है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी बड़ा खेल इसमें करेगा, बड़ा रोल इसमें निभाएगा और यहाँ पर केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाने का यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि एनडीए ने सरकार बना ली है लेकिन भाजपा के पास बहुमत नहीं है। इसके लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर कभी भी बड़ा खेला हो सकता है और एनडीए की सरकार गिर सकती है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कि एनडीए की सरकार कितने साल चलेगी? कमेंट जरूर बताइएगा और आप भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।